हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स, रूल्स और पॉलिसीज़ हैं हमारे भारत देश में, उनको हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये आपकी लास्ट वीडियो होगी इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट की एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। सिर्फ करंट अफेयर्स में जो भी आएंगे करंट अफेयर्स वो आपको मैं कवर करा दूँगा। सारे बेसिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, तो प्लीज़ इसको पेशेंस से देखिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस एक वीडियो से आपके 2 से 3 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 100% हम लिख लीजिए आएंगे। तो उन्हें प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग WPE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1972 में 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया, ठीक है। ठीक, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि ये संविधान में नहीं है, लॉ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के बनाया। ओके, क्या करता है ये कि शेड्यूल 1 से 6 के बीच में इसको रखा गया, ठीक है। पहले शेड्यूल 1 से 6 के बीच में रखा गया था, अब इसे 1 से 4 के बीच में कर दिया गया। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो एक्ट है इसके अंदर ही हमारे 1 से लेकर के 6 शेड्यूल थे, ठीक है। 1 से लेकर के 6 शेड्यूल थे, जिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6, जिनमें अलग अलग कानून दिए गए थे कि कब कौन से जानवरों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कौन से पेड़ पौधों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बट अभी अमेंडमेंट करके 2022 में अमेंडमेंट करके शेड्यूल 1 और 2 जो है उसको एक कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया और वर्मिन्स को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 4 शेड्यूल इस एक्ट में आते हैं। वर्मिन मतलब क्या होता है? जिनको सरकार ऑर्डर देती है कि इनको आप मार सकते हो, जिनको आप अपकिल कर सकते हो, जिन जानवरों को, उनको वर्मिन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो करेंटली सिर्फ 4 शेड्यूल इस एक्ट में, पहले 6 थे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ और पॉइंट रखेंगे कि जो चीफ लाइफ वार्डन होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी भी जंगल के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसका रखवाला, उसका देखरेख कौन करता है? चीफ लाइफ वार्डन, मतलब जो वन रक्षक, वन अधिकारी होता है वो देखरेख करता है। और उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार करती है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें, इसको आप देख लीजिए। शेड्यूल 1 और 2 में एनिमल्स हैं। कौन सा एनिमल? इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इन्वेजिव, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। शेड्यूल 1 और 2 में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले जितने भी स्पीसीज है, टाइगर, एलिफेंट, लायन, वल्चर, ये सब इसमें आता है, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स कौन से? जिनको बिना लाइसेंस के आप नहीं उगा सकते, जैसे अफीम हो गया, इन सब की खेती, भांग की खेती, इन सब चीज़ की खेती आप बिना लाइसेंस के, सरकार के बिना लाइसेंस के आप उनकी खेती नहीं कर सकते। ये शेड्यूल 3 में उन पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं। और शेड्यूल 4 में साइट्स का जिक्र है। साइट्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रेड आप कर रहे हो किसी भी जानवर का, किसी भी पेड़ पौधे का जो इन्वेजिव हो सकता है, जो हार्मफुल हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए, या किलिंग करके आप ट्रेड कर रहे हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँच रहा है, वो साइट्स के रूल के अंदर, ट्रेड के अंदर आता है। ये 4थे शेड्यूल में रखा गया है इसे, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। एक्ट के अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, मतलब एक्ट के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला संस्था है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, याद रखेंगे कैसी बॉडी? स्टैच्यूटरी। ये भी लॉ के द्वारा बनाई गई है। ऑब्वियसली उस एक्ट के अंदर है जो लॉ के द्वारा बनाई गई, तो ये भी लॉ के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। किसके? NBW, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पे NBWL के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद। ये एक एडवाइजरी बॉडी, मतलब इसको बाइंडिंग नहीं है। अगर ये कहती है कि हाँ ये काम कर दो, तो ये नहीं कि ज़रूरी वो काम करना ही है, वो आप ले सकते हो उनकी एडवाइस या नहीं ले सकते हो, आपके ऊपर होता है, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये इसके एडवाइस पे होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोग को ये सब बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो फॉरेस्ट है आता किसके अंदर है? पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल देगा। किस लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट। जो एक होती है स्टेट लिस्ट, 7 शेड्यूल में आप लोग को पता होगा स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो 42nd 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो फॉरेस्ट वाला पोर्शन है वो पहले स्टेट लिस्ट में होता था, ठीक है, उसको कहाँ डाल देगा? कंकरेंट लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। ओके, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। फिर जो हमारी दूसरी बॉडी, दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये क्या करती है? ये इन्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस क्लाइमेट चेंज के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर आती है।
ठीक है। और ये जू के रेगुलेशन करते हैं, जितने भी चिड़ियाघर हमारे देश में, जितने भी जू हैं जहाँ पे जानवरों को रख के उनकी देख रेख करी जाती है, उसका रेगुलेशन कर करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। नाम से क्लियर है, ठीक है। अब 2 चीज़ें और ऐड कर गई हमारे फॉरेस्ट में, हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में ऐड किया गया। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड है, राइट, और आर्टिकल 48A हमारा डीपीएसपी में ऐड है। ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट ऐड से ही ऐड किया गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारे जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें 51A किसको दर्शाता है कि हमें फॉरेस्ट की और जानवरों की देखरेख करनी है, और 48A हमारा जो डीपीएसपी है वो भी दर्शाता है कि हमें फॉरेस्ट के जानवरों की देखरेख करनी है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ओके। और फंडामेंटल राइट्स में अगर पूछे तो आप रखेंगे आर्टिकल 21, ठीक है। तो उसमें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो चीज़ें दी गई हैं, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ NTCA। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में इसका गठन होता है, ठीक है, 2005 में इसका गठन होता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो हेड हैं सेंटर में, वही इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और ये करते क्या है, इसका मेन काम ये है कि टाइगर रिजर्व जो घोषित होता है वो घोषित करने में इसका मेन हाथ होता है, वो सेंटर के द्वारा घोषित होता है, बट किसके रिकमेंडेशन से? NTCA के। और टाइगर के कंजर्वेशन में जितनी भी नियम कानून बनाना होते हैं NTCA बनाती है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आप समझ लीजिए पुलिस है, जंगली जानवरों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए पुलिस है, ठीक है। ये करती क्या है कि जो इंटरनेशनल पुलिस है ना, इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं जंगली जानवरों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, उनका नाम है साइट्स और एक्जिम, ठीक है। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और साइट्स का जो भी ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट का फुल फॉर्म है। तो वो इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस सारा का देख रेख कौन करता है? WCCB, ठीक है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। किसके अंडर? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए, दैट इज़ पहला किया उन्होंने ऑपरेशन कुरमा। जो टर्टल की तस्करी होती थी ना, बहुत लोग कछुओं को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, उनकी दवाई में यूज़ होता है, उनकी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कुरमा किया गया। ऑपरेशन बिरबिल किया गया बर्ड्स के लिए, ऑब्वियसली बिरबिल नाम है इसका, तो बर्ड्स के लिए किया गया, चिड़िया के लिए बिरबिल किया गया। एंड ऑपरेशन सॉफ्ट गोल किया गया एंटीलूप्स के लिए। एंटीलूप्स क्या होता है? जो हमारे हिरन होता है ना, 12 सिंगा ऐसे कुछ हिरन, ठीक है, जिनके ऊपर ऐसे सींग होती है, सींग, इनको मार दिया जाता है और इनके सींग को चुराने के लिए, इनके सींग का यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए, तस्करी करने के लिए एंटीलूप्स को मार देते हैं, तो उसको सॉफ्ट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट गोल्ड के ऑपरेशन इन्होंने लगाया। फिर हमारा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्ट हमारा है आफ्टर WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद, दैट इज़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया? उसके जस्ट बाद 1986 में, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद आया, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। किसके लिए है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूशन के मुद्दे हैं, जो भी पॉल्यूशन आप समझ लो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी रूल आपके इंडिया में बनते हैं किसी भी पॉल्यूशन से रिगार्डिंग, साउंड पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन आता है, सब इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब ये एक्ट हमारे ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स में गिवन है, फंडामेंटल राइट्स में और आर्टिकल 21 में गिवन है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, डायरेक्टली नहीं गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, ठीक है। फिर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाल दिया गया, एंड 48A DPSP में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाल दिया गया, ठीक है। और हमारा जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 253, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उसके अंदर भी इसको डाला गया है कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए, तो ये इसके अंदर भी एक्ट कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये करती क्या क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, CRZ का नोटिफिकेशन ये जारी करती है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेशनल गंगा काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर जी हेड करते हैं, वो इसके अंदर आता है। इन्वायरमेंट के जितने भी रूल हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट जितनी भी आती है, जितने भी मान लीजिए कुछ इम्पैक्ट किया हुआ पॉल्यूशन में, उसका असेसमेंट करना, उसको रिपोर्ट निकालना, ये सब यही करता है, इसके अंडर में आता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल इसके अंदर में आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ग्राउंड वाटर में क्या क्या दिक्कत हो रही है वो इसके अंदर आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसके अंदर आती है कि मान लीजिए कोई भी आप प्लांट ले रहे हो, कोई पौधे ले रहे हो, कोई जानवर ले रहे हो, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, तो भी इसके अंदर का आता है। आपको हमारे इंडिया में बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे खाद्य पदार्थ को मॉडिफाई किया गया, जैसे गेहूँ भी है, चावल भी है, हर चीज़ है। बट जो मेन चीज़ जिसके ऊपर बैन लगा अभी तक है, वो सबसे ज़्यादा उनमें ज़्यादा रिसर्च किया गया, वो है BT ब्रिंजल, ठीक है, मतलब बैंगन पे, BT कॉटन मतलब कपास पे, एंड BT मस्टर्ड मतलब सरसों पे, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुआ था वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ये क्या करता है? इको सेंसिटिव जोन की देख रेख करता है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है?
कि मान लीजिए आपका कोई टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में एक एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, अगर इसमें कुछ छेड़खानी होती है तो हमारा टाइगर रिजर्व भी हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली पूरा इफेक्ट होने से बचाने के लिए, मान लीजिए इको सेंसिटिव जोन ना हो तो डायरेक्टली इस पर इफेक्ट हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन्स की घोषणा की जाती है, ठीक है। ओके, इसको याद रखेंगे। लेकिन इको सेंसिटिव जोन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन नहीं है, बट क्या करती है, पार्लियामेंट इस पर बार बार कानून लाती रहती है, ठीक है, जैसे अपने हिसाब से देखती है। अब इको सेंसिटिव जोन में आप कुछ बिजनेस कर सकते हो, कुछ चीज़ मना है, कुछ चीज़ नहीं है, तो जो है कर सकते हो वो होटल खोल सकते हो, ठीक है, सॉरी होटल खोल सकते हो आप, रिजॉर्ट खोल सकते हो आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा सकते हो, नेचुरल फार्मिंग करा सकते हो, पेस्टिसाइड करा सकते हो, वो सारी चीज़ें करा सकते हो जो बेसिकली पर्यावरण को और वहाँ के जानवरों को, वहाँ के जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और वो चीज़ें नहीं कर सकते जो नुकसान पहुँचे, जैसे माइनिंग नहीं कर सकते आप, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते आप, पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं खोल सकते, टूरिज्म भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल में झूम खेती होती है, मान लीजिए आप आए पेड़ काट के वहाँ पे अपना खेती किए, फिर जला के चले गए, दूसरे का पेड़ काट के खींचे, तो पूरा तो इन्वायरमेंट ही ख़राब हो जाएगा पूरा वहाँ का, ठीक है, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट हैं, ठीक है, हमारे इंडिया का जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे जो ये जंगल पड़ते हैं मेन, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी देख रेख के लिए भी सरकार ने कदम उठाए। बट कदम उठाने से पहले उन्होंने 2 कमेटियों का मतलब गठन किया कि भाई आप बताओ कि हम कैसे उसकी देख रेख करें कि हमारा इकोनॉमी भी चलता रहे, और हम, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, माइनिंग वाइनिंग भी कर सकते हो आप, वहाँ पे अच्छी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो उसकी भी दिक्कत ना हो और हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। तो पहली कमेटी बनी, दैट इज़ गडगिल कमेटी, ठीक है, गडगिल कमेटी ने बोला भाई 67% जो हमारा है ना, उसको वेस्टर्न घाट को, उसको छूना भी मत, उसको मतलब समझ लो इको सेंसिटिव घोषित कर, तो उसको बिल्कुल नहीं छू सकते आप, उसमें कोई भी गतिविधि आप नहीं कर सकते, ठीक है, वरना पूरा पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो सरकार ने बोला यार 67% छुएंगे नहीं तो हमारा तो पूरा वैल्यू ही खत्म हो गया, मतलब हमारा तो पूरा मोटिव ही यही था कि हम थोड़े डेवलपमेंट भी कर पाएँ और पर्यावरण भी सुरक्षित रह पाएँ। उन्होंने फिर दूसरी कमेटी का गठन किया, दैट इज़ कस्तूरी रंगन। उन्होंने बोला कि 37% को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, एंड बाकी आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ इस तरह ना यूज़ करना कि वहाँ की चीज़ें खराब हो जाए, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल गतिविधियाँ कर सकते हो, ठीक, ओके। दो कमेटी याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन और गडगिल, दोनों किसके लिए, वेस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बाद नेक्स्ट जो हमारा संस्था है दैट इज़ CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये किसके अंदर आता है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, स्टैचुरी बॉडी, लॉ के अंदर है तो लॉ के स्टैचुरी बॉडी होगा। करता क्या करता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन पे नज़र रखता है, ठीक है, हर तरीके का एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन इसके अंदर आता है, ठीक है। नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो समझ लीजिए एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा NGT, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका नाम है NGT। 2010 में इसकी स्थापना की जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये खुद का नियम बनाती है, खुद के डिसीजन देती है, खुद के केसेस सुनती है, सारी चीज़ें करती है। स्टैचुरी ऑब्वियसली है, लॉ के द्वारा बनाया गया 2010 में, ठीक है। इन्फ्लुएंस है आर्टिकल 21 से, राइट फॉर इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली मैं आपको बताया था आर्टिकल 21 में है राइट फॉर क्लीन इन्वायरमेंट वाला, उससे इन्फ्लुएंस है। चेयरपर्सन इसके होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स आप बुला सकते हो, ओवरऑल 10 लोगों की आप यहाँ पे कमेटी बना सकते हो इसमें, ठीक है। उसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल मेंबर, जो भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जानकार के लोग होते हैं उनको रख सकते हो आप, ठीक है। 5 साल का टर्म होता है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, एक बार आप यहाँ पे कमेटी में आ गए, जज बन के, दोबारा आप उस पर रीअपॉइंट नहीं कर सकते, किसी और को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनके कुछ पावर्स हैं, पावर्स क्या है, पहला कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन कोई अपील करे कि भाई हमारे यहाँ जंगल काटा जा रहा है या ऐसे किसी नुकसान हो रहा है, तो उसको ये सुन सकते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन कि भैया डायरेक्टली हम खुद, मान लीजिए कहीं पे वेस्टर्न घाट्स है, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, उसको कोई ज़्यादा काट पीट रहा है तो खुद ही जुडिक्शन ले लेंगे कि ये क्या गलत बात है, ऐसा ना करो, ठीक है। फिर ये क्या है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हमारा है और प्रिंसिपल उससे ये बाउंडेड नहीं है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंडेड है, मतलब कि हम कानून के तहत चलने से इनका कोई मान्यता नहीं, इनका मान्यता है कि भाई नेचुरल जस्टिस, कि सबको सामान्य पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण मिले, उसके रिगार्डिंग अपना काम करता है, ठीक है। अब इनके जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आते हैं, मतलब इनकी बातें कहाँ मानी जाती हैं, तो वाटर एक्ट में, एयर एक्ट में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट में, इन सब में मानी जाती है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनकी बातें नहीं मानी जाती, ठीक है। और फॉरेस्ट एक्ट में, इसकी फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट में इनकी बात नहीं मानी जाती।
उसका रीज़न है उनके खुद के कानून, उनके खुद के लॉज है, तो भाई दो लॉ एक ही जगह पे दो लॉ नहीं रखेंगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ओके, समझिए आप लोग, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, 1927 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही एक्ट आ चुका था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें 3 तरह के फॉरेस्ट हमारे यहाँ बताए गए हैं, अभी तक वो एक्ट चल रहा है। पहला रिजर्व, फिर प्रोटेक्टेड, फिर विलेज। आप लोगों को पता होगा सबसे कम प्रोटेक्शन विलेज फॉरेस्ट को मिली होगी, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिली होगी, फिर रिजर्व फॉरेस्ट को मिली होगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका क्या नाम है, रिजर्व, मतलब ये सिर्फ रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्रोटेक्टेड वाला कि यहाँ उसकी प्रोटेक्शन का नहीं भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, याद रखिएगा, इसमें कोई भी फॉरेस्ट के डेफिनेशन नहीं दी गई। स्टेटमेंट आता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को परिभाषित किया गया, तो आप बोलोगे नहीं भैया जंगल को परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये भी 1980 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या करता है भैया कि पेड़ों को ना काटो, प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग ट्रीज, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए ना काटो, कि मान लो आप फॉरेस्ट कहीं है और वहाँ पे आप काट के इंडस्ट्री लगा रहे हो तो भैया नहीं काट सकते, उसके लिए कुछ अलग से नियम कानून है, ठीक है। अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन से आप ले सकते हो तभी काट सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन से लो, सेंट्रल से लो, स्टेट, मतलब बेसिकली लॉ अथॉरिटी से लो, जो भी कानून देखती है उसके सोच से लेके आप काट सकते हो, अदरवाइज अपने मन से नहीं काट सकते, ठीक है। इसकी अपील एनजीटी में जा सकती है, उसको याद रखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, ठीक है। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, इसको याद रखेंगे, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, ठीक है, ठीक। लोकल लोग प्लस गवर्नमेंट मिलके इसकी देखरेख कर सकते हैं, मतलब कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब पहले क्या होता था ना, बहुत सारे आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, अब सरकार अकेले तो वहाँ देख रेख नहीं कर सकते, क्या ही पता होते हैं जंगल के बारे में। आप जाओगे तो उनसे अपोजिशन भी आपको मिलेगा वहाँ के रहने वाले लोगों से, उनको लगेगा फड़पने या उनके नियम कानून में उनके, मान लीजिए बहुत लोग पेड़ों को भगवान मानते हैं और आप जाके वही पेड़ काट दिए तो उनको अपोज करोगे ना। तो इसलिए दोनों को मिली भगत करके जंगलों की सुरक्षा करने के लिए ये आया फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1988 में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे, ठीक है, लोकल लोग प्लस गवर्नमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट क्या इसके अंदर, सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी के लोग मिलकर फॉरेस्ट्री करेंगे। भैया खुद ही अपने खेतों में आप पेड़ उगा लो, खेती प्लस फॉरेस्ट लगा लो, ठीक है, आसपास अपने घर के आसपास पेड़ उगा लो, तालाब के किनारे पेड़ उगा लो, ये सब सोशल फॉरेस्ट्री में आता है, ठीक है, उसका याद रखें। फिर हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट एक्ट हमारा इंडिया का, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही आता है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो भैया फॉरेस्ट जंगलों में जो लोग रहते हैं उनका कुछ तो राइट है ना जंगलों में, आप अचानक उनसे राइट तो छीन नहीं सकते कि नहीं भैया हम सरकार के अंदर आ गए तो जंगल हमारा हो गया, आप जाइए यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ट्राइबल्स और अलग ट्रेडिशन जो फॉरेस्ट डवेलर्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो सब जो 3 जनरेशन से ज़्यादा वहाँ रह रहे हैं उनका हक बनता है फॉरेस्ट में। 3 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, 3 जनरेशन मतलब हो गया कि आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप, अगर आप आपके 3 जनरेशन वहाँ रह रही है तो आपका हक है फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रांसफ़र आप अपने वो लैंड को नहीं कर सकते, हाँ, बट अपने पापा से बेटा ले सकता है, बट आप चाहो कि बेटा किसी को बेच दे या ट्रांसफ़र कर दे तो आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा इनमें हेड होती है, जो ग्राम सभा है वो सारी जिम्मेदारी लेती है, हेड होती है, ठीक है। कोई भी डिसीजन बिना ग्राम सभा के नहीं लिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे सरकार भी चाहे तो बिना ग्राम सभा के नहीं हो सकता, ठीक है। किसी की भी ज़मीन 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगी, याद रखेंगे, किसी की भी ज़मीन 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी मान लीजिए बाँस, कोई भी फल फूल पौधे, वहाँ पे मेडिसिनल चीज़ें हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती उसका वो ले सकते हैं। जो भी टिम्बर नहीं, मतलब जो लकड़ी से रिलेटेड ना हो, उसका फ़ायदा ट्राइबल लोग ले सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर में उनका हक में आता है, ठीक। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया फॉर द environment conservation, for the wildlife conservation. Okay, so I hope you all guys like the videos, and this is the last video of the environment, so please like, share and subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।